हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल STD UP 43 में। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी यानी कि एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोगों के बीच में लाए हैं। क्योंकि आप जानते हैं जियोग्राफी एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये आज का हमारा एक मैराथन है जो लगभग 1 घंटे का होगा। और आप लोगों के लिए ऐसा कोई उत्तर इसमें नहीं बचेगा जो नहीं आएगा परीक्षा में। अगर आपसे प्रश्न जियोग्राफी से पूछा जाएगा तो इसमें उत्तर उसका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मिलेगा। और बहुत ज़्यादा आसान नहीं, बहुत हार्ड लेवल का मैंने इसको बनाया हुआ है। जहाँ तक आप सोचेंगे नहीं वहाँ तक के प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। आप लोग कापी कलम लेके बैठ जाइए और इसको नोट करिए। नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी जो कहते हैं, जियोग्राफी के काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक में मिलेंगे। समस्त यूनिवर्स के प्रश्न मिलेंगे। कोई भी ब्रह्मांड का ऐसा कोई क्वेश्चन आपका नहीं इसमें बचेगा जो ना किया गया हो। ठीक है, तो आप लोग बैठेंगे और बैठने के बाद चाय पानी लेके बैठ जाइए। 1 घंटा तक आपको कम से कम इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करवाए हैं और पूरा संक्षिप्त रूप से पढ़ाया गया है। आप जो भी सोचे नहीं होंगे उससे ज़्यादा इसमें बताया गया है। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, पूरा देखिएगा, कहीं से कुछ छोड़िएगा नहीं और कापी कलम लेके बैठ जाइएगा। क्योंकि इसे पढ़ाने के बाद पहले संक्षिप्त रूप से पढ़ाया गया, उसके बाद वन लाइनर भी बताया गया, कुछ छोड़ा नहीं गया है। तो आज आप लोगों के लिए यह 1 घंटे की मैराथन क्लास होने वाली है। आप लोग बिल्कुल हिलिएगा नहीं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना जियोग्राफी का ये चैप्टर। देखिए दोस्तों, अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी जो है वो यूनानी भाषा के 2 शब्द, जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी जिसका अर्थ होता है वर्णन, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। देखिए, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। आपसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन आएगा आपका कि ग्राफी का अर्थ क्या होता है जियोग्राफी में। तो जियोग्राफी में ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन और जियो का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी का वर्णन, जियोग्राफी में पृथ्वी का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं खगोल की। क्या बोलते हैं? खगोल की कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल की कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की। तो दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का विस्तारण हो रहा है, यानी ब्रह्मांड अभी और बड़ा हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। अब पूछ लिया जाएगा आपसे कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? तो सबसे ज़्यादा संख्या तारों की है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा संख्या तारों की है और दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये डिफिनीशन है यूनिवर्स की। दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तारे की बात की जाए, स्टार की, तो ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश हो तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा हो, साथ साथ में क्या हो? प्रकाश हो, वो क्या कहलाएगा? तारा कहलाएगा। तो आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जिसके पास अपनी उष्मा भी होती है और अपना प्रकाश होता है। उसी के प्रकाश से जो है अन्य ग्रह उसका प्रकाश अवशोषित करते हैं और उसी से चमकते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। तो आप जान लीजिए कि तारा क्या है? ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं तारों की बात करते हैं। देखिए, तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है तथा विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, तारों का जो जीवन काल होता है मित्रों, वो अत्यधिक लंबा होता है तथा विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उसके बाद बात करते हैं, तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जो भी तारे बनते हैं उससे पहले वो क्या होते हैं? एक विरल गैस के गोले होते हैं। उसके बाद वो तारे बनते हैं। तारे बनने की अनेक सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ये चीज़ आपको जानना होगा। सारी चीज़ आप लोग नोट करते जाइएगा, कोई भी टॉपिक आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इस मैराथन क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो हम जान गए हैं कि तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है तथा विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। साथ ही तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। आगे देखते हैं, जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका कहते हैं। अब आप लोग जान गए। देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि निहारिका किसे कहते हैं। तो हम जानेंगे कि जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने
बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नीहारिका कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि नीहारिका किसे कहते हैं। आगे देखते हैं हम कि जब इन नीहारिका में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब इन नीहारिका में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ होती है तो वह क्या होता है, तारों का रूप ले लेता है। ठीक है, किसका रूप ले लेता है? तारों का रूप लेता है। यहाँ आप देख लीजिए, तारों का रूप ले लेता है। आगे चलिए हम देखते हैं आगे वाली लाइन क्या है। आगे बताया गया है दोस्तों कि तारे में हाइड्रोजन तथा हीलियम का संलयन होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य में भी हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि तारे में हाइड्रोजन तथा हीलियम का संलयन होता है। इसके आगे हम बात करें तो तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? आपसे पूछा जाएगा कि तारे में ईंधन किस अवस्था में रहता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। अगला देखिए, अगला है आगे है कि तारों का रंग उसके पृष्ठताप पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये लाइन आप याद रखिएगा, इसे पूछा गया है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो पृष्ठताप पर निर्भर करता है, पृष्ठताप पे निर्भर करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लिखते हुए चलिएगा। फिर आगे कहा गया है तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखिए तारों के लिए एक तारों के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा कि तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। सूर्य क्या है? एक तारा है, मैंने आपको बताया है। सूर्य के बारे में संक्षिप्त रूप से आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे, पूरा विस्तारित वर्णन करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है वीडियो। आगे है कि तारे दिन में सूर्य से अधिक प्रकाश होने के कारण हमें नहीं दिखाई पड़ते। देखिए जब दिन होता है तो सूर्य का प्रकाश अधिक होता है, जिसके कारण वो हमें नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सूर्य से दूर होते हैं। ऐसा नहीं कि वो चमकते नहीं, वो बिल्कुल चमकते हैं, उनके प्रकाश होते हैं, लेकिन सूर्य हमसे नज़दीक रहता है और दिन में उसका प्रकाश इतना ज़्यादा अधिक होता है कि हमें तारे नहीं दिखाई देते हैं, केवल सूर्य दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं, देखिए आपको लाल दानों के बारे में जानना होगा। लाल दानों क्या है? ठीक है, रेड गेंट के बारे में बात करेंगे। लाल दानों क्या है? जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानों का रूप ले लेता है और तारे आकार बड़ा होने लगता है, जिस कारण हम उसे लाल दानों कहते हैं। देखिए जब तारा जो होता है, जब उसका ईंधन समाप्त होने लगता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे लाल रंग का रूप ले लेता है, जिसे हम लाल दानों कहते हैं। और तारे का आकार क्या होता है, बड़ा होने लगता है, जिसे हम लाल दानों कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा कि जब तारे का ईंधन समाप्त होगा और तारे का आकार बड़ा होगा और रेड कलर में दिखाई देगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लाल दानों कहेंगे दोस्तों। अभिनव तारा के बारे में हम बात करेंगे कि सुपरनोवा क्या है। जिसे हम सुपरनोवा बोलते हैं वही है अभिनव तारा। अभिनव तारा की हम बात करें तो अभिनव तारा, इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण यह विस्फोट करने लगते हैं। अतः इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। अभिनव तारा के बारे में ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कैसी कैसी प्रक्रिया होती है ये आप इसको देखिए, इसको पढ़िए, समझिए और लिखिए और बाद में भी पढ़िए। अभिनव तारा सुपरनोवा क्या होता है? इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा कि कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, जिस कारण इसी वजह से दोस्तों इसमें क्या होता है, विस्फोट होने लगता है। अतः इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। अभिनव तारा को ही विस्फोटक तारा कहते हैं। विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा के रूप में बदल जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा तारा न्यूट्रॉन तारा के रूप में बदल जाता है, तो आपको याद रखना होगा कि जो आपका अभिनव तारा है वही न्यूट्रॉन तारा के रूप में बदल जाता है। आगे देखते हैं पल्सर क्या है। पल्सर भी एक तारा है। यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इसमें उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। पूछा जाएगा पल्सर तारा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह तारा चमकता और बुझता रहता है। आपने आसमान में कभी कभी देखा होगा तो कोई ना कोई तारा आपको दिखा होगा जो चमकता और बुझता रहता है, तो इसे हम पल्सर तारा कहते हैं। इसमें उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपको सभी टॉपिक इसमें दिखाई देंगे और सारे टॉपिक पर बात भी की गई है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो से जाइएगा मत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, कम से कम 1 घंटे में हम इसको समाप्त कर देंगे। आइए देखते हैं आगे क्या है।
आगे हम बात करेंगे कृष्ण विवर की, यानी ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में आप सभी ने सुना होगा। देखिए ब्लैक होल क्या होता है, इसका घनत्व तो अति उच्च होता है या प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना बड़ा होता है वही तारा ब्लैक होल बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ब्लैक होल कौन बनता है। ठीक है, पहले तो इसे हम देखेंगे, इसका घनत्व अति उच्च होता है। जो ब्लैक होल होता है यानी कृष्ण विवर होता है, इसका जो घनत्व होता है वो अति उच्च होता है या प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता, यानी कि इससे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना बड़ा होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना बड़ा होता है वही तारा ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, यानी कि जो तारा सूर्य से 3 गुना बड़ा होगा उसके द्रव्यमान से वही ब्लैक होल बनेगा। इसकी चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। क्या होती है, इसकी चुंबकीय क्षमता अधिक होती है। यह श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। जो भी तारे होते हैं उनका अंत कैसे होता है, ब्लैक होल के रूप में होता है। तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ और आप लोगों को नोट करने की ज़रूरत है। नोट ये करना है कि ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर ने की। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर ने की थी, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे। चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर, किसके साथ, W.A. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1983 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था, ब्लैक होल की खोज करने के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आकाशगंगा की, यानी गैलेक्सी। देखिए दोस्तों भूलना मत, आकाशगंगा की यहाँ पे बात की गई है। तो आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। जो तारों का असंख्य समूह होता है दोस्तों उसी को हम गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। ये आपका डिफिनीशन भी हो गया, अगर आप इसे याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसको। आकाशगंगा में आकार सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा का आकार कैसे होता है, सर्पिलाकार होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। जो इसकी भुजा होती है उसके किनारे क्या पाए जाते हैं, तारे पाए जाते हैं। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगते हैं। क्या होते हैं, जो तारे होते हैं उनकी आयु जब बढ़ने लगती है तो कहाँ जाते हैं, आकाशगंगा के मध्य में जाने लगते हैं। आगे है आकाशगंगा के मध्य भाग को ब्लज कहते हैं। याद रखिएगा ब्लज किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा ब्लज किसे कहते हैं तो आप क्या उत्तर देंगे। आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, ब्लज कहते हैं। ब्लज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं ब्लैक होल, किस में पाए जाते हैं ब्लैक होल, बताइए आप लोग। तो जो ब्लज होता है उसी में जो है उसी में जो है आपका उसी में पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं, ब्लैक होल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। चलिए ब्लज देखते हैं क्या है, ब्लज की बात करते हैं। तो ब्लज में क्या होता है, ब्लैक होल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ध्यान रखना होगा आपको, ब्लज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। और ब्लज पाया कहाँ जाता है, यह आपका बीच वाले हिस्से में, आकाशगंगा के बीच वाले हिस्से में, गैलेक्सी के बीच वाले हिस्से में पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं हम। आगे है ब्लज में तारों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है, ब्लज में तारों की संख्या अधिक होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कितने बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था दोस्तों आकाशगंगा का निर्माण। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। कितनी है, आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। कितने, 100 अरब तारे हैं मित्रों। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं और 100 अरब आकाशगंगा है लगभग। सोचिए आप लोग कि आकाशगंगा जो है वो 100 अरब है और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। जो आप गिनते हैं बैठ के छत पे वो आप कभी गिन नहीं पाएंगे। 100-200 गिनने में हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन 100 अरब तारे हैं आकाशगंगा में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हॉर्सेल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हॉर्सेल 1806 ईस्वी में उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एकमात्र अंश है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हमारी पृथ्वी या सूर्य जो है वो आकाशगंगा का एकमात्र अंश है दोस्तों, बहुत छोटा सा हिस्सा है। बहुत बड़ी हमारी आकाशगंगा और इसमें सूर्य और पृथ्वी हमारी
वो एक छोटा सा हिस्सा है। आगे बात करेंगे मंदाकिनी की, यानी मिल्की वे। हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में, उसे हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में, उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। इसे हम दुग्ध मेलखा यानी मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। ध्यान रखिएगा, यह पूछा गया है कि हमारा आकाशगंगा जो है, हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं इंग्लिश में मिल्की वे और हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला। आगे देखिए, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा सबसे चमकीला क्षेत्र है। ओरियन नेबुला क्या है? मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा सबसे चमकीला क्षेत्र है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सूर्य अपने मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। ठीक है, उल्टे विपरीत दिशा में लगाता है। कैसे लगाता है? घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज में लगाता है। सूर्य जो है वो अपने मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा सूर्य चक्कर कैसे लगाता है, तो आप याद रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज सूर्य जो है वो चक्कर लगाता है। आगे देखिए, सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। कितने स्पीड से? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दोस्तों वो मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, एक चक्कर इसको लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसे ब्रह्मांड वंश कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिए और ध्यान से देखिए कि सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मांड वर्ष किसे कहेंगे, तो आपको ध्यान होगा और आपको याद भी हो गया होगा। सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम बात करते हैं तारामंडल यानी ग्रुप ऑफ स्टार की। तो सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाले विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी वर्तमान में संख्या कितनी है? 89। तारामंडल की संख्या कितनी है बताइए? पूछा गया प्रश्न है। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि तारामंडल की संख्या कितनी है? 89 तारामंडल हैं। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाले विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। ये डिफिनीशन है, ये परिभाषा है। आपसे पूछा जाए अगर तारामंडल किसे कहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। सूर्य और इसके बाद याद रखिएगा कि इसकी वर्तमान संख्या तारामंडल की कितनी है? 89 है। आगे देखिए, सेंटो तथा हाइड्रा प्रमुख तारामंडल हैं। प्रमुख तारामंडल को याद करना होगा। 89 है, लेकिन उसमें जो ये दो हैं सेंटो तथा हाइड्रा, इसको याद रखना होगा कि सेंट्रो तथा हाइड्रा प्रमुख तारामंडल हैं। इसके बाद ये भी याद रखना होगा कि सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सेंट्रो तथा हाइड्रा प्रमुख तारामंडल हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ध्रुव तारा की बात करते हैं यानी पोल स्टार। देखिए, ध्रुव तारा यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में होता है। आपसे पूछेंगे ध्रुव तारा उत्तर दिशा में क्यों दिखता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह उत्तरी ध्रुव पर होता है, इसलिए हमें उत्तर दिशा में दिखता है। यह लिटिल बियर तथा तारा समूह का एक सदस्य है। किसका है? यह लिटिल बियर तथा तारा समूह का एक सदस्य है। याद रखना कि यह लिटिल बियर और तारा समूह का एक सदस्य है। आगे देखते हैं प्राचीन काल में इसका, देखिए जो आपका ध्रुव तारा है, इसकी बात हमारे ग्रंथों में भी की गई है। और प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था, अतः इसे दिशा सूचक भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किस तारा को दिशा सूचक कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? बताइए, क्या बताएंगे मित्रों कि किस तारा को दिशा सूचक कहते हैं? तो देखिए, जो हमारा ध्रुव तारा है इसको हम क्या बोलते हैं? दिशा सूचक कहते हैं। पुनः आपसे निवेदन है मित्रों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि उनके लिए भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी से इससे प्रश्न फंसें और वो परीक्षा में उसको कर ले जाएं। मित्रों, आप लोग जाइएगा ना वीडियो छोड़ के, आप लोग चाय पानी लेके बैठे रहिए और ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखिए क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होने वाला है वीडियो हमारा। चलिए आगे बात करते हैं साइरस। साइरस के बारे में आप लोग जानते हैं, डॉग स्टार जिसको बोलते हैं, डे स्टार। देखिए, साइरस जो है यह सबसे चमकीला तारा है। इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। किस माध्यम से? अगर सबसे चमकीला तारा की बात करेंगे तो साइरस है, इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। बृहद सप्तऋषि की बात करते हैं, यह 7 तारों का एक समूह होता है। इसके ऊपरी तारों के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित है। अब देखिए ध्रुव तारा कहाँ पे है? बृहद जो सप्तऋषि हैं
यह 7 तारों का समूह होता है और इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने कौन है? ध्रुव तारा बैठा हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 27 यानी 27 है। नक्षत्र की संख्या कितनी है बताइए? तो नक्षत्र की संख्या है 27 और सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे फटाफट देखते हैं। आगे देखते हैं सौरमंडल की बात करेंगे दोस्तों। हम सौरमंडल की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन देखते हैं सोलर सिस्टम की। सूर्य तथा इसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काओं के संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। क्या किसको बोलते हैं बताइए? दोबारा रिपीट करते हैं, दोबारा पढ़िए। सोलर सिस्टम सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काओं के संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों आप जान गए होंगे सौरमंडल किसे कहते हैं। आगे देखते हैं कि सौरमंडल प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की। किसने की? सौरमंडल जो है उसकी प्रणाली की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने की। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसे याद रखिएगा। इसे याद रखिएगा कि सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की। सौरमंडल के बारे में अगर हम बात करें तो सौरमंडल के केंद्र में कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। सौरमंडल का केंद्र कौन है? सूर्य है। फिर से याद करिए, सौरमंडल का केंद्र कौन है? सूर्य है। सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की? तो सौरमंडल प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल भूलेंगे नहीं आप लोग। आगे देखते हैं। सौरमंडल में जनक तारा के रूप में सूर्य है। सौरमंडल का जो जनक है, तारा है, वो कौन सा है? वो सूर्य है। आगे देखिए, सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर परवलयाकार मार्ग में लगाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये देखिए यहाँ पे आप किस तरह से लगाते हैं? परवलयाकार में लगाते हैं। सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर परवलयाकार मार्ग पर लगाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, भूलिएगा मत, याद रखिएगा इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे पूछेगा कि पिंड सूर्य का चक्कर किस तरह से लगाते हैं, तो परवलयाकार से लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। अब हम अपने सूर्य की बात करते हैं। देखिए सूर्य के बारे में बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, बिल्कुल मत जाइएगा, बिल्कुल देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सूर्य की बात करें तो यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। क्या है? सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सूर्य सबसे निकट है, सौरमंडल के बीच में स्थित है, सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है। आपको नहीं लगता है इम्पॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो मैंने चीज़ें सूर्य के बारे में बताई है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया। सूर्य क्या है? तो सूर्य सबसे निकटतम तारा है। सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वह 5 अरब वर्ष बीत चुका है। कितना हो चुका है? 5 अरब वर्ष सूर्य की उम्र बीत चुकी है। यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कितने प्रकाश वर्ष? 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से परिक्रमा करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि एक परिक्रमा जो होती है इसकी 25 करोड़ वर्ष में, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। जो है 25 करोड़ वर्ष में सूर्य जो है वो पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाता है। आगे देखते हैं। इनका विकास 13.92 लाख किलोमीटर है। क्या है? इसका जो है इनका विकास 13.92 लाख किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में, देखिए ये चीज़ें थोड़ा मुझे कंफ्यूज है, ये लाइन जो भी किया गया है, हमें लगता है इसमें कुछ मिस है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में 16 मिनट 30 सेकंड जो है लगता है। अब देखिए यहाँ पे 8 मिनट 30 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 30 सेकंड। लेकिन अगर आपको कहीं 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड दिया रहेगा तो वो भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कई किताबों में 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड और 8 मिनट 30 सेकंड दिया हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ऑप्शन क्लोज नहीं रहेगा। 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड और 8 मिनट 30 सेकंड, ऐसे जो है आपका ऑप्शन रहेंगे।
सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 30 सेकंड लगता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तथा ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसको ऊपर करते हैं, कैसे घूमता है देखिए। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, माफ़ कीजिएगा। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर होती है। ठीक है, 25 पृथ्वी दिवस के बराबर इसकी घूर्णन गति होती है। आगे हम बात करेंगे सूर्य के बारे में और जानेंगे क्या है। देखिए, क्रीट जो है वो भी एक सूर्य का ही पार्ट है। क्रीट यानी कोरोना। सूर्य के सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, जो लपट के समान होती है और इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय में देखा जाता है। इसका तापमान लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत होता है बाबू। कितना होता है? पार्कर को कहाँ भेजा गया है बताइए आप लोग। पार्कर जो विमान है उसको कहाँ भेजा गया है? उसको सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए सूर्य पर भेजा गया है दोस्तों। मानव निर्मित एक विमान है जिसे सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। इसका तापमान, बाहरी तापमान कितना है देखिए, ध्यान दीजिए, 27 लाख डिग्री सेल्सियस है। पूछा जाएगा सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं मुन्ना? क्रीट कहते हैं, कोरोना कहते हैं, जो लपट के समान होती है। और इसे केवल कब देखते हैं? सूर्य ग्रहण के समय देखते हैं दोस्तों। इसका तापमान लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। आप अगर इसे पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि कितना विस्तारित रूप से आपको बताया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं। तो सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। कितना? 3,32,000 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना है? 109 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ना, याद रखिए, लिखते रहिए। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है। कितना है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना। इसीलिए तो देख रहे हैं समस्त उल्कापिंड, समस्त ग्रह, सभी उपग्रह, सभी क्षुद्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना है। ये सब चीज़ें याद रखिए। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना है। सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। क्या करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। आगे देखिए, आगे है कि सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी 14,96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन में उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन में सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर को हम 15 करोड़ समझ सकते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य का जो है पृथ्वी से औसत दूरी है। आगे बात करेंगे हम ग्रह की। आगे हम बात करते हैं प्लेनेट की, यानी ग्रह की। ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना तो अपनी ऊष्मा होती है और ना ही अपना प्रकाश हो, वह ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारा यानी सूर्य पर आधारित है, या जिस तारे पर आश्रित होता है उसी का चक्कर लगाता है। पर प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी, किंतु वर्तमान में 8 है। ग्रहों को 2 श्रेणियों में बताते हैं। 2 श्रेणियों में ग्रह होते हैं। एक आपका पार्थिव ग्रह होता है, पार्थिव ग्रह होता है। अब पार्थिव ग्रह में कौन कौन से होते हैं? एक पार्थिव का होता है जो आंतरिक ग्रह होते हैं, और एक बाहरी ग्रह होता है। ठीक है, ग्रह के बारे में एक बार पुनः देखते हैं। ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना अपनी ऊष्मा होगी और ना ही अपना प्रकाश होगा, वह ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारा, हमारी निकटतम तारा सूर्य है तो सूर्य की बात हो रही है, पर आधारित है। यह जिस तारे पर आश्रित होता है उसी का चक्कर लगाता है। पर प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। वर्तमान में कितनी है? 8 है। ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन से? आंतरिक यानी पार्थिव ग्रह, और बाहरी जिसे हम जोवियन ग्रह बोलते हैं। अब 8 बचे हैं, 9 थे, तो आप सोच रहे होंगे एक कौन बाहर हो गया? तो यम जो है वो हमारे ग्रहों की श्रेणियों से बाहर हो गया। उसको कब बाहर किया गया था? 2009 में बाहर किया गया था। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम, आगे क्या है? पार्थिव ग्रह की बात करते हैं। देखिए, पार्थिव ग्रह जो है इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक उपग्रह कहते हैं। ठीक है, इन्हें आंतरिक ग्रह या उपग्रह कहते हैं, या पृथ्वी के समान है। उसका घनत्व अधिक होता है। पार्थिव ग्रह जो है उनका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, तथा वह ठोस अवस्था में होते हैं। उनके उपग्रह काम होते हैं
उनके उपग्रह कम होते हैं, काम नहीं कम होते हैं, या तो होते ही नहीं हैं। आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। आपसे पूछा जाएगा कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना होगा कि सर जी बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी और मंगल है। ये क्या है? ये आपका आंतरिक ग्रह यानी पार्थिव ग्रह है, ठीक है। जोवियन ग्रह यानी बाहरी ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण जो हैं ये आपके बाहरी ग्रह हैं। आगे देखते हैं, उपग्रह की बात करते हैं। उपग्रह की बात करेंगे दोस्तों हम। उपग्रह की बात करते हैं। इनके पास भी ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होते। यह अपने निकटतम तारा से ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं, किंतु यह चक्कर अपने निकटतम ग्रह का लगाता है, ठीक है। देखिए, प्रकाश और ऊष्मा की अगर बात की जाए तो यह सूर्य से ही लेते हैं। किससे लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। लेकिन जब अगर चक्कर की बात की जाए, चक्कर लगाने की, तो यह अपने निकटतम ग्रह का चक्कर लगाते हैं, जो उनके नज़दीक होते हैं, जिनका गुरुत्वाकर्षण बल उन पर अधिक कार्य करता है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक उपग्रह, जैसे हमारा चंद्रा है, और दूसरा है आपका कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह के बारे में जानते हैं। यह मानव निर्मित होते हैं, संचार तथा मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास हैं? बृहस्पति के पास हैं, तथा बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे अधिक उपग्रह जो हैं वो बृहस्पति के पास हैं, लेकिन बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी सबसे ज़्यादा उपग्रह तो शनि के पास हैं। किसके पास हैं? शनि के पास हैं। तो देखिए, जो शनि है उसका उपग्रह जो है वो घटता बढ़ता रहते हैं, उनके उपग्रह घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम बृहस्पति की बात करें तो इनके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, शुक्र तथा अरुण उल्टा घूमने वाले ग्रह हैं। बिल्कुल याद रखिएगा कि उल्टा घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? शुक्र तथा अरुण जो हैं वो उल्टा घूमने वाले ग्रह हैं। या पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। किधर घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की दिशा में। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन शुक्र तथा अरुण जो हैं ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, आगे है कि सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का तथा कम घनत्व शनि का है। अब सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है? पृथ्वी का है। और सबसे कम घनत्व की बात करें तो किसका है? शनि का है। दोनों चीज़ें आपको याद रखना होगा। अगर सबसे ज़्यादा घनत्व की बात करेगा तो आपको तुरंत पृथ्वी मारना है, और सबसे कम घनत्व की बात करेगा दोस्तों तब आपको शनि मारना है उस कंडीशन में। आगे देखते हैं हम। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति और गैनीमेड तथा सबसे छोटा उपग्रह मंगल का डेमोस है। यहाँ पे जो बृहस्पति और लिखा हुआ है वो बृहस्पति का गैनीमेड होगा, ठीक है। बृहस्पति का जो गैनीमेड है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटे उपग्रह की बात करें दोस्तों तो आपका मंगल का डेमोस है, ठीक है। डेमोस और फोबोस मंगल के दो उपग्रह हैं। उनमें से जो डेमोस है वो सबसे छोटा है, और बृहस्पति का गैनीमेड जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा मित्रों। आगे देखते हैं, सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और सबसे ठंडा ग्रह की बात करें तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण और वरुण है। सबसे दूरी पर हैं, इसलिए अरुण और वरुण सबसे ठंडे ग्रह हैं। मीथेन की अधिकता पाई जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे मीथेन जो है उसकी अधिकता पाई जाती है। आगे हम देखेंगे इस चीज़ को जब सभी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, गोल्डी लाक जोन क्या है? गोल्डी लाक जोन क्या है इसके बारे में जानते हैं। अंतरिक्ष का वह स्थान जहाँ जीवन की संभावना पाई जाती है, जैसे कि हमारी पृथ्वी, ठीक है। अंतरिक्ष का वह स्थान जहाँ जीवन की संभावना पाई जाती है उसे गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। मंगल पर इसकी संभावना है। जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा जो है उसको अंतरिक्ष पर भेजा गया था। रही बात मंगल की, तो मंगल पर भी यान को भेजा गया है। कुछ कुछ चीज़ें जो है मंगल की वो हमारी पृथ्वी के साथ मैच करती हैं, इसलिए वहाँ पे जीवन संभव बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि अभी केवल वर्तमान में पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। आइए आगे चलते हैं और प्रत्येक ग्रह के बारे में सीरियल से बात करते हैं दोस्तों। सभी ग्रह की बात करेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर एक ग्रह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। तो हम किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। सारी चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी यानी बुध ग्रह की। बुध ग्रह की अगर हम बात करें तो इस ग्रह का कोई वायुमंडल नहीं है। जो मरकरी है हमारा, इस पर कोई भी वायुमंडल नहीं है दोस्तों। बुध ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। किंतु बहुत ही कम मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल नहीं है लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में यहाँ पर क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। ये चीज़ याद रखना आप लोग। कम मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी इतनी भी नहीं पाई जाती है कि मानव जीवन संभव हो पाएगा वहाँ पे। यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सबसे नज़दीक ग्रह सूर्य के पास कौन सा है, बुध है। ये सारी चीज़ें याद रखना होगा आपको। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पार्थिव यानी आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, तो उसमें आप इसको याद रखिएगा कि बुध जो है उसका कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। वायुमंडल न होने के कारण यह उसको रोक नहीं पाता है। ठीक है, वायुमंडल न होने के कारण यह जो है उसको रोक नहीं पाता है। वायुमंडल यहाँ पे नहीं है तो वायुमंडल यहाँ पे रुकता नहीं है, कोई भी गैसें यहाँ पे रुकती नहीं है। इसलिए इसको याद रखेंगे कि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, जिस कारण दिन में इसका तापमान 420 डिग्री सेल्सियस तथा रात में 180 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखिए वायुमंडल यहाँ पर नहीं है तो यह सूर्य के प्रकाश को सीधा मतलब बुध पर पड़ने से, उसकी पृथ्वी पर पड़ने से रोक नहीं पाता है, जिसके कारण दिन में इसका तापमान जो है वो 420 डिग्री होता है। अब पूछेगा कि बुध ग्रह पर दिन में उसका तापमान कितना होता है, तो आपको याद रखना होगा कि 420 डिग्री तापमान जो है बुध का दिन में होता है। वहीं अगर हम रात की बात करें दोस्तों तो 180 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका रात में होता है, क्योंकि वायुमंडल ना होने के कारण। जब वायुमंडल ही नहीं है तो तापमान वहाँ पर अवश्य बढ़ेगा। तो वायुमंडल आपको जानना होगा कि दिन में 420 और रात में 180 डिग्री सेल्सियस होगा। ध्यान रखिएगा मित्रों। आगे देखते हैं। आगे है, वायुमंडल न होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात हुआ है, जिस कारण वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। ठीक है, वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर क्या हुआ है, बहुत सारे उल्कापात हुए हैं, जिस कारण वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। सबसे बड़ा गड्ढा क्रेटर कोरोलिस बेलिन है। याद रखना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि बहुत आसान नहीं है, बहुत डीप प्रश्न यहाँ पे लाए गए हैं। क्या हैं, बहुत सारे डीप प्रश्न यहाँ पे लाए गए हैं। सबसे बड़ा क्रेटर कोरोलिस बेलिन कहाँ पे है, बुध ग्रह पे है। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 88 दिन में पूरा करता है। इसका परिभ्रमण काल 58 से 6 दिन में होता है। यह पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है, यानी जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है उससे 18 गुना छोटा है दोस्तों। आइए पृथ्वी के बहन की बात करते हैं, यानी कि वीनस, शुक्र ग्रह की बात करते हैं। कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह, जिसे हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन। इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है, जिस कारण यह सबसे गर्म तथा सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल की परी कहते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह को सौरमंडल की परी कहते हैं। इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे दम घोंटने वाला ग्रह कहते हैं। क्या समझ रहे हैं आप लोग। देखिए, इस पे जो है CO2 की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो जो सूर्य का प्रकाश शुक्र पे आता है उसको CO2 जो होती है, CO2 गैस जो है वो उसको वापस नहीं जाने देती है, जिस कारण वहाँ पर तापमान अधिक होता है, सूर्य का प्रकाश अधिक रहता है, इसीलिए वह चमकीला ग्रह कहलाता है और इसे सौरमंडल की परी भी बोलते हैं। ठीक है, इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे दम घोंटने वाला ग्रह बोलते हैं। आपसे पूछेगा बच्चों, दम घोंटने वाला ग्रह किसे कहते हैं, आपका उत्तर क्या होगा बताइए। सर जी, शुक्र ग्रह को दम घोंटने वाला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऐसे इसको याद रखना होगा। इसकी विशेषताएं हैं कि यह पृथ्वी के निकट तथा चमकीला ग्रह है। पृथ्वी के निकट भी है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। यह आकार, घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। इसका जो है, ये चाहे जिस चीज़ की बात करें, आकार की, घनत्व की, व्यास की, ये लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, यह ग्रह पृथ्वी के समांतर रखता है, अतः इसे पृथ्वी का सहोदर, भगिनी, जुड़वा बहन भी कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बता भी दिया है। यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूर्व से पश्चिम घूमता है। मैंने आपको पहले ही बताया था बुध और शुक्र की, ये दोनों उल्टा घूमते हैं, यानी
अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूर्व से पश्चिम घूमता है, जिस कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहाँ पे होता है सूर्योदय, सूर्य का उदय पश्चिम में होता है और सूर्य का अस्त पूरब में होता है। किस ग्रह पर होता है? शुक्र ग्रह पर होता है। यह अपने अक्ष पर 245 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि सूर्य का परिक्रमण 225 दिन में पूरा करता है। क्या कह रहा है? अपने अक्ष पर 245 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि सूर्य का परिक्रमण 225 दिन में पूरा करता है। ये चीज़ ध्यान रखना होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं इस ग्रह की विशेषता के बारे में। इस ग्रह पर एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। एक दिन जो हमारे यहाँ 365-66 दिन का एक वर्ष होता है, उतना बड़ा एक दिन होता है शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पर सबसे लंबा दिन और रात होता है। बुध तथा शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, इसके उपग्रह को सूर्य खींच लेता है। क्या समझ रहे हैं? सूर्य से निकटतम होने के कारण इन दोनों ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर कोई उपग्रह इनके पास होता भी दोस्तों, तो सूर्य से निकट होने के कारण यह उनके उपग्रह को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि उसके अंदर, सूर्य के अंदर हमारे ग्रहों से कई गुना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक पाया जाता है? तो आपको याद रखना होगा, शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। शुक्र को भोर का तथा सांझ का तारा कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को भोर का तथा सांझ का तारा कहते हैं। आगे देखते हैं, हम दूसरे ग्रह की बात करते हैं दोस्तों। अगला ग्रह है हमारा मंगल ग्रह। कौन सा है? मंगल ग्रह है। इस ग्रह की बात करते हैं। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। किसकी अधिकता है बताइए? अभी मैंने आपको सल्फ्यूरिक अम्ल की बात बताई थी, जो कि शुक्र ग्रह पे है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिस कारण यह लाल दिखता है। अब किस कारण से लाल दिखता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है, जिस कारण इस पर पृथ्वी के समान जो है मौसम में परिवर्तन देखे जाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की संभावना अधिक है। इस ग्रह पर पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत छपक है। ठीक, सबसे ऊंचा पर्वत छपक कहाँ है? वो आपका मंगल ग्रह पर है, जिसकी ऊंचाई 30,000 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 30,000 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना से अधिक ऊंचा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इस ग्रह की विशेषता के बारे में। आगे देखते हैं। यह अपने धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। कितने समय में? 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है। यह ग्रह आकार में 7वां तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है। सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोनस इस ग्रह पर है दोस्तों। कौन सा है? ओलंपस मोनस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो यह आपका मंगल ग्रह पर है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है, मैंने आपको पहले ही बताया है। आगे बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो यह सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु यह गैसीय अवस्था में है। आपसे पूछेगा कौन सा ग्रह गैसीय अवस्था में है, तो आप क्या बताएंगे? बृहस्पति ग्रह। कितना है? सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर SO2 की अधिकता है, जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। यह एकमात्र ग्रह है जो हिम रहित है, यानी इस पर बर्फ़ नहीं गिरते हैं। यह अपने अक्ष पर सबसे तेज़ घूर्णन करता है, जो लगभग 9.5 घंटे में पूरा कर लेता है। 9.5 घंटे में दोस्तों यह अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। उसके बाद अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति के 79 उपग्रह में से केवल 16 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है। कितने उपग्रह को मान्यता प्राप्त है? 16 को। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन तथा हीलियम पाया जाता है। आगे देखते हैं,
नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रदर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। आगे हम बात करेंगे शनि ग्रह की, बात करते हैं सैटर्न की। देखिए शनि ग्रह की बात करेंगे, यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कम घनत्व के कारण यह पानी में नहीं डूबेगा। शनि ग्रह पानी में कम घनत्व के कारण नहीं डूबेगा बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह सबसे घनत्व वाला ग्रह है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस ग्रह के 7 छल्ले हैं जिसे ABCDEFG कहते हैं। यह वलय इस ग्रह का टुकड़ा है, ठीक है। इसी ग्रह के टुकड़े हैं जो इसके छल्ले हैं, वो इसी ग्रह के टुकड़े हैं जो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, जो शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसी के समीप रहते हैं। इन छल्लों के कारण ही शनि को आकाशगंगा सादृश्य ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशगंगा का सादृश्य ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, इन्हीं छल्लों के कारण। आगे देखते हैं, शनि के 62 उपग्रह में से 21 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है। कितने? 21 उपग्रह जो हैं शनि के, उनको मान्यता प्राप्त है उनके 62 उपग्रह में से। सर्वाधिक उपग्रह वाले ग्रहों की संख्या में शनि का स्थान प्रथम हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा 82 उपग्रह हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि शनि के पास जो उपग्रह हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। अभी तो उसका स्थान प्रथम है, लेकिन वह कभी भी घट बढ़ सकता है, वह अस्थायी है, स्थायी नहीं है। इसलिए आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह बताया जाएगा। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप? टाइटन जो है वो शनि का एक उपग्रह है, और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। यानी कि शनि का उपग्रह है और बुध ग्रह के समान उसका आकार है। लगभग प्रत्येक 7 वर्ष से 14 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं, ठीक है। इसके वायुमंडल में बृहस्पति के समान बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, इसी कारण इसे गैस का गोला भी कहते हैं। गैस का गोला किसे कहते हैं? शनि को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस का गोला बोलते हैं। आगे देखेंगे अरुण यानी कि यूरेनस। इसे अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। किसे बोलते हैं बच्चा? बताइए बच्चा लोग लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं बताइए। देखिए हम आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी में। आप लोग अगर हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहिए, अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास इसे ज़रूर शेयर करिए। चलिए देखते हैं किसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं बताइए। तो अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। द्वितीय लेटा हुआ ग्रह शुक्र को बोलते हैं। इसे आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। देखिए जो अरुण है इसे आधुनिक ग्रह भी बोलते हैं। इस पर मीथेन की अधिकता होने के कारण यह हरा दिखाई देता है। मीथेन दोस्तों यहाँ पर अधिक है, इसलिए क्या दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। यह अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है, जिस कारण यह सूर्योदय पश्चिम में होता है। जिस कारण यहाँ सूर्योदय कहाँ पे होता है? पश्चिम में होता है, ठीक है। सूर्योदय जो है अरुण पर पश्चिम में होता है। यहाँ पर अगर आगे बात करें, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह तथा सूर्य से दूरी में 7वां है। अगर इसके आकार की बात करें तो अरुण आकार में तीसरा है, और अगर दूरी की बात करें तो दूरी में सूर्य से इसका 7वां स्थान है। इस ग्रह के बाहर भी 5 वलय घूमते हैं। इस ग्रह के बाहर भी 5 वलय घूमते हैं। शनि के बाहर 7 घूमते हैं, और इसके बाहर अरुण के बाहर 5 घूमते हैं। इसके 27 अज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटेनिया सबसे बड़ा जो है उपग्रह है। जो है अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ट्रिटेनिया, ठीक है। देखिए टाइटन मत याद रखिएगा, शनि का टाइटन मत याद रखिएगा, ये अरुण का ट्रिटेनिया है, ठीक है। अरुण का ट्रिटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अरुण ग्रह जो है इसकी खोज विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। आगे देखते हैं वरुण की, फटाफट देखते हैं वरुण की। वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून, यह सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। यह सूर्य का परिक्रमण लगभग 164 वर्ष में पूरा करता है। इस पर भी मीथेन की अधिकता है।
जिससे यह नीला दिखता है। नीला ग्रह और कौन सा दिखता है पृथ्वी के अलावा? देखिए पृथ्वी पर 70% पानी होने के कारण वो हमें अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। वहीं अरुण ग्रह की बात करें तो यह क्यों दिखाई देता है बताइए? क्योंकि इस पर मीथेन की अधिकता है, इसलिए हमें नीला दिखाई देता है। इसीलिए इसे अरुण का भाग कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे अरुण का भाग कहते हैं। अरुण और वरुण को दोनों को भाई भाई कहते हैं, इसको उसका मतलब भाग बोलते हैं हम। इसके 13 अज्ञात उपग्रह हैं जिसमें टाइटन नहीं, ट्राइटन सबसे प्रमुख ग्रह है। ठीक है, सबसे प्रमुख उपग्रह ट्राइटन है वरुण का। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जॉन गार्ले ने किया था। जॉन गार्ले ने वरुण ग्रह की खोज की थी। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज 1846 ईस्वी में जॉन गार्ले ने की थी। यह सूर्य की परिक्रमा लगाने में 165 वर्ष लगाता है। कितने वर्ष लगाता है बताइए? 165 वर्ष लगाता है दोस्तों, 165 वर्ष लगाता है, भूलिएगा मत। आगे देखते हैं, एक लाइन शायद, हाँ नहीं एक लाइन हो चुकी है। आगे देखते हैं परिक्रमण क्या है। अब बताइए, परिक्रमण और परिभ्रमण दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। परिक्रमण बताइए, ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण के कारण ही एक वर्ष की घटना होती है। ठीक है, ग्रह जो होते हैं, ग्रह के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है और परिक्रमण के कारण ही एक वर्ष की घटना होती है। आगे हम परिभ्रमण यानी घूर्णन की बात करेंगे। अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है। ये अक्ष जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अक्ष होगा। ठीक है, इसको हम अक्ष कर लेते हैं। अपने ही अक्ष पर घूर्णन लगाना, अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है। दिन और रात की घटनाएं, क्या दिन और रात की घटनाएं घूर्णन के कारण होती हैं। अब यानी परिभ्रमण के कारण दोस्तों दिन और रात की घटनाएं होती हैं और परिक्रमण के कारण एक वर्ष की घटना होती है। आगे देखते हैं, मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में गया जो स्पुतनिक था। पहला उपग्रह कौन था बताइए? मानव द्वारा भेजा गया, तो मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह था स्पुतनिक। ठीक है, जबकि किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया पहला उपग्रह विनेश था। इसे शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। शुक्र ग्रह पर भेजा गया पहला उपग्रह विनेश था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आइए अपनी पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। अपनी पृथ्वी की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका कम समय लगेगा। 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट ऐसे में वीडियो समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ये हम आप सभी लोग जानते हैं। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इस पर कितने % जल है? 71% तथा 19% स्थल हैं। आपको जल का पता है, लेकिन स्थल भी जान लीजिए, 19% स्थल हैं। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाने वाले 5 ग्रहों में, यानी सौरमंडल के जो जितने भी ग्रह हैं उसमें 5 ग्रहों में पृथ्वी भी शामिल है जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं। याद रखिएगा कि पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं। पृथ्वी की इस आकृति को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी पर विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इसके ध्रुवीय तथा विषुवत रेखीय व्यास में 49 किलोमीटर का अंतर है। याद रखिएगा इसको, दोनों में 49 किलोमीटर का अंतर है दोस्तों। आगे देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 231/2 डिग्री यानी 23 से 1/2 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 231 नहीं, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है आपसे पूछा जाएगा? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी है दोस्तों, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऐसे इसको लिख सकते हैं, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और अपने अक्ष पर 66.5, अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये दोनों चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, घूर्णन क्या है। घूर्णन की बात करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर की चाल से घूमती है और एक घूर्णन 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कौन सी घटनाएं होती हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जानना जरूरी है। सबसे पहले जान लीजिए कि दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ज्वार भाटा का उत्पन्न होना भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। समीर का उत्पन्न होना, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना, ये सब पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। आगे देखते हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण की बात करेंगे दोस्तों।
पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। अब ध्यान रखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। इसी वजह से कभी कभी एक दिन बढ़ जाता है, जिसे लीप वर्ष बोलते हैं। तब हमारा जो है एक वर्ष का समय 366 दिन हो जाता है। ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। परिक्रमण के कारण ही निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। अब देखते हैं परिक्रमण के कारण कौन सी घटनाएं होती हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। दिन और रात का बड़ा छोटा होना होता है। ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात इसी के कारण होते हैं। नोट, 6 महीना दिन और 6 महीने रात होने में 2 घटनाएं भाग लेती हैं। कौन कौन सी? पृथ्वी का परिक्रमण और अक्ष पर झुकाव। देखिए, जो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, उसके कारण और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण 6 महीना दिन और 6 महीना रात होते हैं ध्रुवों पर। ठीक है। आगे देखते हैं, अपसौर और उपसौर की बात करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि सारे टॉपिक इस वीडियो में आपको मिलेंगे सौरमंडल यूनिवर्स के, और आपको पता भी होगा कि मिल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं उपसौर। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ यानी कि लगभग 15 करोड़ बढ़ जाती है, तो वैसे तो इसकी जो दूरी है 15 करोड़ है पृथ्वी और सूर्य की, लेकिन जब यह 15.21 करोड़ बढ़ जाती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक 4 जुलाई को होती है। अपसौर का मतलब होता है, क्या होता है? देखिए, अपसौर का मतलब क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे हम अपसौर कहते हैं। यह 15.21 करोड़ बढ़ जाती है, जिसके कारण इसे हम अपसौर कहते हैं, और प्रत्येक 4 जुलाई को ऐसा होता है। उपसौर, जब पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकटतम यानी 14.70 करोड़ हो जाती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होता है। याद रखिएगा कि 3 जनवरी को उपसौर होता है, जो कि सूर्य की अधिक नज़दीक होने के कारण होता है। और अपसौर अपसौर मतलब उठा हुआ, यानी जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर में यह दूर होता है, उपसौर में यह नज़दीक होता है। अपसौर 4 जुलाई को होता है प्रत्येक वर्ष, और उपसौर 3 जनवरी को होता है प्रत्येक वर्ष। देखिए, एपीसाइड लाइन क्या है? एपीसाइड लाइन अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपीसाइड लाइन कहते हैं। ठीक है। याद रखिएगा एपीसाइड लाइन के बारे में, अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपीसाइड लाइन कहते हैं। खगोलीय इकाई की बात करेंगे आगे हम। देखिए, खगोलीय इकाई की बात करते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसी दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। इतनी दूरी से सूर्य के प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लग जाता है। ठीक है। 8 मिनट 16 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने पर। चंद्रमा की बात करें, इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सेलेनोलॉजी अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, उसे कहते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ पर तापांतर अधिक होता है, और दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात में इसका तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो मुन्ना, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ का तापमान 100 डिग्री और 180 होता है। 2 मिनट में टाई टाई फिस हो जाएगा, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। तो वहाँ जाने का मत सोचिए। वायुमंडल के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर अत्यधिक उल्कापिंड गिरे हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, देखिए बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें लेके आपको जाना होगा। ऐसे सोचे कि जैसे खेल कूद रहे हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं जा सकते हैं आप वहाँ पर। वायुमंडल के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर अत्यधिक उल्कापिंड गिरे हैं, जिसमें चंद्रमा पर बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। इन्हें क्रिएटर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, जिस कारण वह भाग पृथ्वी से देखने पर धब्बा के समान लगता है। देखो पुत्तू, देखो पुत्र, जब रात में आप देखते होंगे तब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो काले धब्बे हैं चंद्रमा में बेटा, वो काले धब्बे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे उल्कापिंड गिरे हुए हैं, और वहाँ पर ढेर सारे गड्ढे हुए हैं। उन गड्ढों को क्या बोलते हैं? क्रिएटर बोलते हैं। वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा पर ध्वनि तो उत्पन्न होगी, किंतु सुनाई नहीं देगी। साथ ही आकाश का रंग काला दिखाई देगा। उठा के बम फेंक दीजिए अगर आप चंद्रमा पर, तो धुन तो होगी लेकिन आप उसे सुन नहीं सकते हैं बच्चा, उसे आप बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। वो उसके साथ साथ ही अगर वहाँ पर आकाश की बात करें, वहाँ से देखने पर, तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत।
3 लाख कितना 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। आगे अगर हम बात करें तो चांद से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। कितना 1.3 सेकंड में चांद का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच पाता है। आगे देखते हैं अपभू किसे कहते हैं। अपभू जो है, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे अपभू कहते हैं। उपभू की बात करें, जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उसे उपभू कहते हैं। अब चलिए बताइए मुन्ना, क्या ये चीज़ आपने कभी पढ़ी थी या आपने कभी सुनी थी अपभू और उपभू के बारे में? अपसौर उपसौर तो आपने पढ़ा था, लेकिन क्या आपने कभी अपभू और उपभू के बारे में पढ़ा था? नहीं पढ़े होंगे कन्फर्म। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनाई है। एक भी चीज़ें छोड़ना नहीं है, वीडियो को ऑफलाइन कर लेना है, लिख लेना है, बार बार रिपीट करना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गलती मत करिएगा, छोड़िएगा मत। अमावस्या की बात करें तो चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता है, उसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, अमावस्या के दिन क्या होता है, चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता है और उसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्णिमा की बात करें तो इस दिन चंद्रमा पूरा भाग दिखता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है। कब होता है? देखिए, अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता है। पूर्णिमा की बात करें तो इस दिन चंद्रमा पर पूरा भाग दिखता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। आगे देखते हैं, सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के बारे में जानना जरूरी है। सूर्य ग्रहण से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, इतना ही याद कर लीजिए आप, इतना ही याद कर लीजिए मुन्ना। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का पूरा भाग नहीं दिखता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकते हुए वलय रिंग के समान दिखता है, जिसे हिरण वलय कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला हिस्सा कोरोना होता है, जिससे यूवी किरण पराबैंगनी किरण की अधिकता होती है, जिससे आंखें खराब हो जा सकती हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। देखिए, जो सूर्य के चारों तरफ हमें दिखाई देती है पतली लाइन सूर्य ग्रहण के समय, उसे हम कोरोना बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण में सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसकी पराबैंगनी किरणें सीधा हमारे आंखों पर फोकस करती हैं और हमको नुकसान करती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। आगे हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बारे में अगर बात करें तो जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में जब चंद्रमा लाल रंग का दिखने लगे, जिसे रेड मून कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, रेड मून बोलते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अब यहाँ से आप ऑनलाइनर पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। भोर का तारा या शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन शुक्र को कहते हैं। छल्ले वाले ग्रह शनि और अरुण को कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि को कहते हैं। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण है। न्यूनतम परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह शुक्र है। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम परिभ्रमण वाला गति शुक्र है वाला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। याद रखिएगा, शुक्र व अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं। वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, शुक्र व अरुण, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्लू मून की बात करते हैं। अब हम ब्लू मून की बात करते हैं। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक अंतिम टॉपिक है आज का, ब्लू मून। जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए तो पहले पूर्णिमा को पूर्णिमा कहेंगे तथा दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। याद रखिएगा, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए तो पहले पूर्णिमा को क्या बोलेंगे? पूर्णिमा कहेंगे और दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव
लाइका नामक कुत्ता था। याद रखिएगा आपने, लाइका नामक कुत्ता चंद्रमा पर भेजा गया था दोस्तों। लाइका वह कुत्ती थी या कुतिया थी जिसे चंद्रमा पर भेजा गया था। 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान द्वारा नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एंडलिन ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। यहाँ पर पैर लिख लीजिएगा, पैर रखा था। यह लोग चंद्रमा की सतह पर गए थे। उस जगह पर जल या शांति का सागर कहते हैं। चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान है दोस्तों। क्या है? मारिया नामक मैदान है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये था आज का हमारा मैराथन। अब आप सोचते होंगे, तब भी आपको नहीं पता चलता होगा कि क्या कुछ छूटा है। जी नहीं, कुछ भी नहीं छूटा है। जो भी परीक्षा दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला था, मैंने सारा इस वीडियो में करवा दिया है। लेकिन आप लोगों को हमारी मेहनत देखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमने इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी सारा मेहनत किया था। हमने सारी एडिटिंग मोबाइल से ही की है। जो कुछ भी बनाया मोबाइल से ही बनाया। बनाने में काफ़ी समस्याएं होती हैं दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियो को देखें और इससे हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।